ठीक है, आज के जो हमारा लेक्चर है वो होगा हाउ मलेरिया was फाइंड आउट एज अ प्रॉब्लम एंड हाउ इट was सॉल्व्ड। उसको मलेरिया के बारे में कैसे साइंटिस्ट को पता चला और मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इस पर कैसे काम किया और इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस टुडे। मलेरिया इज़ एन एशियन डिजीज़, एक बहुत पुरानी डिजीज़ है। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड अ चिल एंड फीवर डिजीज़। इसको कहा जाता है कि ये चिल और फीवर डिजीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, ठंड लगती है, आपको शिवरिंग होता है, शिवरिंग कपकपी होती है और आपको बुखार होता है, ठीक है, जिसमें आपको बुखार, टेम्परेचर हो रहा है और आपको सर्दी लगती है। And the word mala means bad and area means air. This was named malaria before it was cause of the malaria was known. ठीक है, बीमारी मलेरिया को नाम दिया गया, उस बीमारी को नाम दिया गया पहले ही, जब तक पता भी नहीं था कि इस बीमारी की क्या वजह है। ठीक है, नो वन न्यू अबाउट द प्रॉब्लम और नो वन न्यू अबाउट द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, एक डिजीज़ था, एक बीमारी फैली हुई थी जिसमें लोगों को बुखार हो रहा था, उनको सर्दी लग रही थी एंड दे वर फीलिंग शिवरिंग, उनको पसीना आ रहा था, उनको कपकपी हो रही थी, उनको नौजिया फील हो रहा था, कफ खांसी हो रही थी। एक बीमारी थी जो फैल रही थी। ठीक है, और साइंटिस्ट ने उस बीमारी को नाम दिया मलेरिया, बैड एयर। उनको जो पहला उनका अंदाज़ा था, इट वाज बिकॉज इस हवा में कोई प्रॉब्लम है, जो इस हवा में सांस ले रहा है उनको ये प्रॉब्लम हो रही है, गंदी हवा, बैड एयर, उसको नाम दिया गया एंड द नेम मलेरिया वाज गिवन द नेम टू द डिज़ीज़। अभी तक कोई भी पता नहीं था, इस पर कोई भी काम नहीं हुआ था कि क्या वजह है इस बीमारी की। सो बिफोर द नेम वॉज गिवन, सो मलेरिया, अब जो आजकल हमें पता है कि क्या वजह है मलेरिया की और ये क्यों होता है, सो उससे रिलेटेड ये नाम नहीं है। ये नाम पहले ही दिया गया जब तक पता भी नहीं था कि ये मलेरिया की क्या वजह है। सो मलेरिया, द वर्ड मलेरिया मीन्स बैड एयर। जो पहला अंदाज़ा था साइंटिस्ट का, उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये वजह हो सकती है कि ये हवा में ही कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। ठीक है, गंदी, हम बोलते हैं ना, आजकल भी बहुत कॉमनली बोला जाता है कि आजकल मौसम ही है ऐसा है, या वेदर चेंज की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, आजकल खुश्क हवा है या गर्म है, ये है, तो लोग अंदाज़ा लगाते हैं और बोलते हैं कि ये वजह है इस बीमारी की। सो इन द सेम वे, इसी तरह मलेरिया के बारे में भी जो पहला अंदाज़ा लगाया गया, दैट इज़ बिकॉज ऑफ बैड एयर। ये हवा में कोई प्रॉब्लम है, ये गंदी हवा है जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन ऑफ लेवेरियन जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन किए, उन्होंने गौर किया, पता लगाया, उसके बारे में मालूमात हासिल की कि क्या वजह है, लोग क्यों बीमार हो रहे हैं, इस बीमारी के क्या रीज़न्स हैं। ठीक है, और ही वॉज अ साइंटिस्ट, डॉक्टर अल्फोंसो लेवेरिन। ठीक है, और हाइपोथेसिस मलेरिया इज़ ड्यू टू प्लाज्मोडियम। उसके बाद मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने और भी बहुत सारे बायोलॉजिस्ट थे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे थे, उन्होंने भी मुख्तलिफ अंदाजे लगाए और इसको फर्दर स्टडी किया गया। व्हाट दे फाइंड आउट कि पीपल जो है उन मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस हुई कि किस तरह के लोग बीमार हैं, वो किस तरह के एरिया में रहते हैं, वो उनके क्या ईटिंग हैबिट्स हैं और कैसे जो है ना वो बीमार हो रहे हैं। इस तरह के ऑब्जर्वेशंस करने के बाद इन्होंने बोला कि मलेरिया इज़ ड्यू टू प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू किंगडम प्रोटोजोआ। ठीक है, एक हाइपोथेसिस हमने पहले भी डिस्कस किया कि व्हाट इज़ हाइपोथेसिस। आफ्टर ऑब्जर्वेशंस, आप जब ऑब्जर्वेशन करते हो और किसी चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगाते हो, देन इट इज़ हाइपोथेसिस। अभी साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने पेशेंट्स के ब्लड सैंपल लिया और उस ब्लड सैंपल को अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्ज़र्व किया
और जब इन्होंने अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया, ठीक है, एंड दे फाइंड सम लिविंग बॉडीज़ इन द ब्लड ऑफ अ पेशेंट, तो एक साइंटिस्ट ने कहा कि आई फाइंड आउट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द ब्लड ऑफ अ पेशेंट. सो उसने अंदाज़ा लगाया कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस डिजीज़ इज़ बिकॉज ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अभी तक ये बात सही नहीं साबित हुई. उसने अंदाज़न एक पेशेंट से ब्लड लिया और उस पेशेंट के ब्लड को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया. उसको लिविंग बॉडीज़ नज़र आई ब्लड में, कुछ स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब ही यही है कि इतने छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हैं, वैसे हम आम आंखों से नहीं देख सकते. तो उसके ब्लड में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नज़र आया, इसीलिए उसका नाम प्लाज्मोडियम रखा गया. ठीक है, क्योंकि प्लाज्मोडियम मींस जो प्लाज्मा है, ब्लड का प्लाज्मा है, जो लिक्विड पार्ट है, उसमें उन्हें एक लिविंग बॉडी नज़र आई, मोडियम मूविंग बॉडी जो है. ठीक है, तो जब ये उन्होंने देखा तो उन्होंने साइंटिस्ट ने कहा कि मलेरिया इज़ बिकॉज ऑफ प्लाज्मोडियम, एक लिविंग बॉडी है ब्लड में पेशेंट की, सो दिस मे बी द कॉज ऑफ मलेरिया, जो ये बीमारी, जो डिजीज़ फैली हुई है. बट दिस वॉज नॉट येट प्रूव्ड. अब कैसे प्रूव किया जाएगा इस हाइपोथेसिस को? आप देखते हैं. डू यू नो, according to the report of UNICEF, more than 1 million people died of malaria each year throughout the world. ये किस तरह एक डिज़ीज़ है, एक ख़तरनाक डिज़ीज़, जिससे स्टिल यूनिसेफ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1 मिलियन पीपल डाई इन द वर्ल्ड. ठीक है, कंप्लीट वर्ल्ड में मोर देन 1 मिलियन पीपल डाइड ऑफ मलेरिया ईच ईयर. लोग 1 मिलियन लोगों की डेथ हुई है मलेरिया की वजह से हर साल. तो ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है. लवेरियन जो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसके बारे में स्टडी किया, ही वॉज अवॉर्डेड विद नोबल प्राइज़ 1907 में ड्यू टू हिज वर्क ऑन मलेरिया. उनको एक नोबल प्राइज़ भी मिला इस पर. व्हाट इज़ क्यूनाइन? ठीक है, अच्छा, अब इसकी भी एक स्टोरी है अबाउट क्यूनाइन. व्हाट इज़ क्यूनाइन? क्यूनाइन हमारे पास एक केमिकल है जिससे अभी तक पता नहीं था कि मलेरिया की वजह क्या है. ये जो डिज़ीज़ है, बीमारी है, जिससे लोगों को बुखार है, शिवरिंग है, जिसमें सर्दी लगती है, खांसी है, नौजिया है, इस बीमारी की क्या वजह है अभी तक ये पता नहीं था. अभी तक सिर्फ साइंटिस्ट ने अंदाज़ा लगाया है ब्लड सैंपल को ऑब्जर्व करने के बाद कि दिस मे बी बिकॉज ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसे नाम दिया गया प्लाज्मोडियम, जो ब्लड में नज़र आया था पेशेंट के. अभी तक पता नहीं था, लेकिन दे ट्राइड, मुख्तलिफ लोगों ने उसको, उस बीमारी को क्योर करने की कोशिश की. ठीक है, अभी जब तक पता लगे तब तक वो इंतज़ार तो नहीं कर सकते थे, इसीलिए साइंटिस्ट ने या मुख्तलिफ लोगों ने उस बीमारी को, उस बुखार को ठीक करने की कोशिश की. सो दिस केमिकल वॉज ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया. इस क्यूनाइन जो केमिकल है उसको एज अ ड्रग यूज़ किया गया था मलेरिया को ट्रीट करने के लिए. मलेरिया के ख़िलाफ़, इस बीमारी को के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए ये केमिकल यूज़ किया गया था. इन एशियन टाइम द बार्क ऑफ अ ट्री कॉल्ड क्यूना वॉज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया. लोगों क्यूना एक बार्क, मतलब एक दरख्त का आप बोल सकते हो कि एक जड़ी बूटी जैसे यूज़ की जाती है. क्यूना एक जड़ी बूटी थी जिसको यूज़ किया जाता था ताकि वो ये मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए जड़ी बूटी इस्तेमाल की जाती थी क्यूना. तो इन्होंने कहा क्यों ना इसको इस बीमारी के लिए भी इस्तेमाल किया जाए, और बाय चांस ये हुआ कि लोगों को फ़र्क भी पड़ रहा था. ठीक है, जो मुतासिर लोग थे उनका थोड़ा बुखार वगैरह, फीवर वगैरह इससे कम हो रहा था. was used for the treatment of malaria because of it contain quinine. ठीक है, क्योंकि उसमें क्यूनाइन था, इसीलिए वो लोग इससे ठीक हो रहे थे. When there was a shortage of this bark due to its great demand, and then some dishonest merchants started to supply the bark of another tree called cinchona. Fortunately, this bark became more effective for malaria than quina. Analysis had shown that there was more quinine in the cinchona than quina.
अभी क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा क्यूनाइन केमिकल मौजूद था क्यूना प्लांट में, ट्री में। तो लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई क्योंकि ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही थी, मलेरिया की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही थी। तो जब लोग क्यूना बार को और जड़ी बूटी को, दरख्त के ब्रांचेस को यूज़ कर रहे थे, सो दे फाउंड इट अफेक्टिव अगेंस्ट द डिजीज़ मलेरिया। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया। इस वाले प्लांट की डिमांड बढ़ गई, लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि उससे बीमारी ठीक हो रही थी। तो एक जो इससे मिलता जुलता प्लांट था, चिंचोना प्लांट, एक जो मार्चेंट थे, आप बोल सकते हो जो तिजारत करते हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें लेकर जाते थे, वो जो एक डिसऑनेस्ट मार्चेंट था, उसने धोखा देने की कोशिश की, ठीक है। वो जो तिजारत कर रहा था, चीज़ें इधर से उधर आदमी ले जा रहा था, उसने कहा कि ये जो क्यूना प्लांट है उसकी शॉर्टेज हो गई है, उसकी कमी हो गई है, वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो क्यों ना मैं चिंचोना प्लांट जो उससे मिलता जुलता है उसे लेकर जाऊं और लोगों को दूं और उसे बेचूं। मतलब वो अपने बिज़नेस के तौर पर करना चाह रहा था कि लोग मुझसे ख़रीदेंगे और क्योंकि ये क्यूना प्लांट से मिलता जुलता है। बाय चांस ऐसा हुआ कि वो क्यूना प्लांट से, जो पहले वाला प्लांट था जिसकी शॉर्टेज हो गई थी, क्यूना प्लांट, उसकी शॉर्टेज हो गई थी, वो नहीं मिल रहा था मार्केट में। तो उसके रिप्लेसमेंट में जो मार्चेंट ने धोखा देने की कोशिश की, चिंचोना प्लांट देना शुरू किया, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हुआ, उसका ज़्यादा अच्छा असर हुआ बीमारी पर और लोग ज़्यादा तेज़ी से रिकवर करना शुरू हुए। तो बाद में जब इस पे रिसर्च किया गया तो पता चला जो चिंचोना प्लांट था उसमें क्यूनाइन केमिकल की अमाउंट ज़्यादा थी, ज़्यादा अमाउंट में क्यूनाइन केमिकल मौजूद है वो चिंचोना प्लांट में, इसीलिए वो लोग ज़्यादा तेज़ी से रिकवर करना शुरू हुए। सो नाउ दिस केमिकल इज़ यूज्ड अगेंस्ट डिज़ीज़ मलेरिया, ठीक है। तो ये चीज़ें बतानी इसलिए ज़रूरी थी कि लोगों ने इसकी ट्रीटमेंट निकाल ली बिफ़ोर नोइंग दैट कि क्या वजह है, इस बीमारी की क्या वजह है, उससे पहले ही उसके लिए एक ड्रग सामने आया, चिंचोना प्लांट देना शुरू किया, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हुआ, उसका ज़्यादा अच्छा असर हुआ बीमारी पर और लोग ज़्यादा तेज़ी से रिकवर करना शुरू हुए। तो बाद में जब इस पे रिसर्च किया गया तो पता चला जो चिंचोना प्लांट था उसमें क्यूनाइन केमिकल की अमाउंट ज़्यादा थी, ज़्यादा अमाउंट में क्यूनाइन केमिकल मौजूद है वो चिंचोना प्लांट में, इसीलिए वो लोग ज़्यादा तेज़ी से रिकवर करना शुरू हुए। सो नाउ दिस केमिकल इज़ यूज्ड अगेंस्ट डिज़ीज़ मलेरिया, ठीक है। तो ये चीज़ें बतानी इसलिए ज़रूरी थी कि लोगों ने इसकी ट्रीटमेंट निकाल ली बिफ़ोर नोइंग दैट कि क्या वजह है, इस बीमारी की क्या वजह है, उससे पहले ही उसके लिए एक ड्रग सामने आया था। इस तरह बाय चांस जो ड्रग ज़्यादा अफेक्टेड था। डू यू नो कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप? we discussed in our previous lecture as well that हमें अगर if we found out अभी जो पीछे हमने पढ़ा कि मलेरिया के लिए एक हाइपोथेसिस ड्राइव हुई कि इट मे बी बिकॉज ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है। एक पेशेंट के ब्लड को अंडर माइक्रोस्कोप जब ऑब्जर्व किया गया तो पता चला कि उसके ब्लड में एक लिविंग बॉडी है, ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है दैट वाज नेम्ड प्लाज्मोडियम, एक यूनिसेलुलर जो प्रोटोजोआ ग्रुप से बिलोंग करता है। सो वो अभी ये बात साबित करने के लिए कि वाकई में सारे पेशेंट्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद है, तो ये पहले ये 10 अगर आप 100 पेशेंट्स सेलेक्ट कर रहे हो फॉर योर एक्सपेरिमेंट, सो इट इज़ नेसेसरी टू सेलेक्ट 100 अनअफेक्टेड पीपल एज वेल, कि अगर 100 पेशेंट हैं जो मलेरिया से अफेक्टेड हैं, वो लोग, उन लोगों का ब्लड सैंपल लिया जा रहा है, तो 100 ऐसे लोगों का ब्लड सैंपल लेना भी ज़रूरी है जो इनको मलेरिया नहीं है, जिनको ये डिज़ीज़ नहीं है, ताकि ये बात साबित हो सके कि यस, ये जो प्लाज्मोडियम है, ये जो लिविंग बॉडी है, ये सिर्फ डिजीज़्ड वाले लोगों में पाई जाती है, ये किसी में ये वाला जो यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम है, ये सारे इंसानों के ब्लड में नहीं पाया जाता, ये सिर्फ उनके ब्लड में मौजूद है जो कि मलेरिया से या किसी डिज़ीज़ से अफेक्टेड है।
ठीक है। तो इसके लिए कंट्रोल ग्रुप वो होगा, वो लोग जो कि अफेक्टेड नहीं हैं, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो जो कि अफेक्टेड हैं। The organism of control group and experimental group are same in the same environment. और ये बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि दोनों सैम्पल्स, मतलब जो ब्लड सैंपल्स आप डिजीज़ लोगों से ले रहे हो और वो ब्लड सैंपल जो आप जो लोग अफेक्टेड नहीं हैं, जिनको वो बीमारी नहीं है, उनसे ले रहे हो, वो सब एक ही एरिया में रहने वाले लोग हों। ठीक है, आपका कंट्रोल और आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप दोनों एक ही जगह पे रहने वाले लोग हों। Experimental group are those organisms who are used in experiments to know the effects of different factors on them. Organisms of control group are not exposed to those factors which are provided to the experimental group. The control group is used to compare the results of factor on experimental group. और समटाइम्स ये इस तरह भी है कि हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप होगा जिस पे हम कोई भी चीज़ अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी चेंज अप्लाई कर रहे हैं, और हमारा कंट्रोल ग्रुप है जिस पे हम लोग वो चीज़ अप्लाई नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल इन्होंने जो एग्जांपल दी है कि अगर हम फ्लावर पॉट्स को सनलाइट में, कुछ फ्लावर पॉट्स को सनलाइट में रखते हैं और कुछ फ्लावर पॉट्स को सनलाइट में नहीं रखते, तो जिन फ्लावर पॉट्स को हम सनलाइट में रख रहे हैं ताकि उसका सनलाइट का इफेक्ट देखा जा सके, तो वो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, और जिनको हम सनलाइट नहीं दे रहे हैं वो हमारा कंट्रोल ग्रुप होगा। सो इट इज़ द वेरी कॉमन एग्जांपल। और जो एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं ऑफ मलेरिया, दैट इज़ कि जो लोग अफेक्टेड हैं, जो जिनको बीमारी है, जिनको सारे सिम्टम्स हैं उस बीमारी के, फीवर, चिल, नोज़िया, वॉमिटिंग एंड कफ, ये सारे जो सिम्टम्स हैं मलेरिया के, उन सब जिन लोगों को ये सारे सिम्टम्स हैं, जो बीमार हैं, उनके सैंपल्स, ब्लड सैंपल भी लेंगे। दे विल बी कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिस पे शक है कि इनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, एज ए हाइपोथेसिस वाज कि प्लाज्मोडियम इज़ कॉज ऑफ मलेरिया। ठीक है, और जो कंपैरेटिवली हमारा कंट्रोल ग्रुप होगा, जिनको ये बीमारी नहीं है, जिनमें कोई भी सिम्टम्स नहीं हमें नज़र आ रहे हैं, कि ना उनको बुखार है, ना उनको सर्दी लगती है, ना शिवरिंग हो रही है, ना कफ है, ना नौसिया है, तो वो जो हमारा ग्रुप होगा जिनका हम ब्लड सैंपल लेंगे ताकि ये बात साबित करे कि ये सिर्फ बीमार लोगों में ये लिविंग बॉडी प्लाज्मोडियम मौजूद है, तो हमें कंट्रोल ग्रुप के भी ब्लड सैंपल्स लेने पड़ेंगे। जो लोग अफेक्टेड नहीं हैं उनको हम लोग कंट्रोल ग्रुप कहेंगे। इंक्यूबेशन टाइम पीरियड, ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो थी हमारी एक, दैट वाज कि डिटेक्शन। इफ़ मलेरिया इज़ ड्यू टू प्लाज्मोडियम, देन ऑल द मलेरिया पेशेंट शुड हैव अ प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अभी हमने हाइपोथेसिस हमने डिस्कस किया था शुरू में। सो इट वाज कि ये जो हमने हाइपोथेसिस डिस्कस किया था, ये लवेरियन ने और मुख्तलिफ बायोलॉजिस्ट ने जब ऑब्जर्वेशंस की और ब्लड को ऑब्ज़र्व किया अंडर माइक्रोस्कोप, दे फाइंड आउट कि मलेरिया इज़ ड्यू टू प्लाज्मोडियम। तो उनको पता चला कि प्लाज्मोडियम की वजह से एक लिविंग बॉडी है ब्लड में, जिसकी वजह से एक लिविंग बॉडी है प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से ये बीमारी मलेरिया हो सकती है। ठीक है, तो इसके बाद जो इस पे डिडक्शन आया इसका, उस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो अंदाज़ा लगाया गया था, जो प्रेडिक्शन दी गई थी कि येस दिस मे बी द रीज़न ऑफ मलेरिया। ठीक है, एक लिविंग बॉडी है ब्लड में। सो इस पे ये क्या डिटेक्शन निकला, क्या एक स्टेटमेंट बनी, क्या एक पॉसिबिलिटी बनी कि अगर मलेरिया प्लाज्मोडियम, इफ़ मलेरिया इज़ ड्यू टू प्लाज्मोडियम, अगर मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से है, देन ऑल द मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो जितने भी मलेरियल पेशेंट्स हैं उन सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। सो इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप दुनिया के सारे पेशेंट्स को बुलाओ और उनका ब्लड टेस्ट करो, बट एक एरिया में आपके पास जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनती है कि जितने भी पेशेंट्स को आप अंडर उनका ब्लड ऑब्जर्व कर सकते हो इन लेबॉर्ट्री, उसको अंडर माइक्रोस्कोप चेक कर सकते हो कि वेदर दे हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड और नॉट, ये कहलाएगा आपका एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आप अंदाज़ा लगाओ, आप उस पर टेस्ट करो।
टेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा इस बात को सही साबित करने के लिए कि येस ऑल द मलेरिया पेशेंट्स हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, आपको कुछ सैंपल्स लेने पड़ेंगे किसी स्पेसिफिक एरिया से। नंबर ऑफ सैंपल्स आपका एक्यूरेट होना चाहिए ताकि ये बात सही साबित हो। मीन्स कि आप 10-15 लोगों की ब्लड से भी अंदाज़ा सही नहीं लगा सकते हो। यू नीड टू टेक 100 नंबर ऑफ सैम्पल्स या 1000 नंबर ऑफ सैम्पल्स अकॉर्डिंग टू द एरिया और अकॉर्डिंग कि वो बीमारी कितनी ज़्यादा फैली हुई है। सो मुख्तलिफ एरियाज से जहाँ जहाँ ये बीमारी है, जहाँ जहाँ लोग इस मलेरिया से लोग मुतासिर थे, वहाँ से ब्लड सैंपल्स लिए गए और 100 ब्लड सैंपल्स लिए गए जिनको माइक्रोस्कोप के अंडर उनका ब्लड सैंपल ऑब्ज़र्व किया गया और ये कंफर्म किया गया कि येस प्लाज्मोडियम इज़ प्रेजेंट इन देयर ब्लड। और साथ में कुछ ऐसे भी लोग थे जो उनको एज अ कंट्रोल लिया गया था, जो लोग अफेक्टेड नहीं थे, 100 सैंपल्स उनके भी लिए गए और उनको कंट्रोल ग्रुप में रखा गया। अभी साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि जितने भी पेशेंट्स के सैंपल्स हैं उन सब में प्लाज्मोडियम होना चाहिए और जो कंट्रोल ग्रुप है उनमें प्लाज्मोडियम नहीं होना चाहिए, ताकि ये बात साबित हो जाए कि प्लाज्मोडियम ही बीमारी की वजह है। क्योंकि सिर्फ बीमार लोगों में ये बीमार जो अफेक्टेड लोग थे मलेरिया से, उनमें ये प्लाज्मोडियम उनके ब्लड में होना चाहिए थे। ठीक है, तो जब माइक्रोस्कोप के अंडर ब्लड सैंपल्स को टेस्ट किया गया, उसके को देखा गया, तो पता चला कि ये सारे जितने भी मलेरियल पेशेंट्स थे उन 100 के 100 सैंपल्स में प्लाज्मोडियम मौजूद था ब्लड में। लेकिन मसला कहाँ आया कि 97 जो कंट्रोल थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं नज़र आया। लेकिन जो बाकी 3-4 ऐसे ब्लड सैंपल्स थे जिनमें प्लाज्मोडियम मौजूद था कंट्रोल ग्रुप में, अनअफेक्टेड लोगों में से जो ब्लड सैंपल्स लिया। सो देयर वाज अ कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ द साइंटिस्ट। जो है कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ कि साइंटिस्ट इस बात पे सोचने पे मजबूर हो गया कि ये जो 3-4 लोग थे ये अफेक्टेड नहीं थे, इसको तो मैंने एज अ कंट्रोल लिया था कि इनके ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं होना चाहिए। सो हाउ दे वर अफेक्टेड विद हाउ प्लाज्मोडियम वॉज प्रेजेंट इन देयर ब्लड सैंपल। तो कैसे इनके ब्लड सैंपल्स में प्लाज्मोडियम मौजूद है जबकि ये अफेक्टेड नहीं है। तो कुछ अरसे बाद वो लोग फिर बीमार हो गए जो अफेक्टेड नहीं थे, जिनके प्लाज्मोडियम ब्लड में प्रेजेंट था। वो उस टाइम तो बीमार नहीं थे जब उनसे सैंपल लिया गया, लेकिन कुछ डेज़ बाद वो लोग भी बीमार हो गए, वो भी मलेरियल पेशेंट्स बन गए। तो ये क्या वजह है कि क्यों पहले वो लोग अफेक्टेड नहीं थे और बाद में उनको ये बीमारी के सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो गए। इंक्यूबेशन पीरियड, the time period between the entry of parasite in the host and appearance of symptom of disease is called incubation period। ये ऐसा नहीं है कि जैसे ही कोई मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा था तो ये प्लाज्मोडियम, ये जो यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक प्रोटोजोआ है, ये जब एंटर होता है बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, तो एकदम से अपने सिम्टम्स शो नहीं करता, एकदम से बीमारी कॉज नहीं करता। ये कुछ टाइम लेता है और उस टाइम ड्यूरेशन के बाद वो सिम्टम्स बीमारी के अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि अगर मलेरिया में लोगों को बुखार होता है, शिवरिंग होती है, सर्दी लगती है, नौसिया फील होता है या कफ होता है, तो ये फ़ौरन नहीं होता। ये जो है ना प्लाज्मोडियम के एंटर होने के फ़ौरन बाद नहीं होता, बल्कि कुछ टाइम लगता है ताकि वो प्लाज्मोडियम बॉडी में एंटर हो, डिवाइड हो, रेड ब्लड सेल्स को अफेक्ट करे, उसके बाद जाके ये अपने सिम्टम्स शो करता है। तो वो जो अनअफेक्टेड लोग थे जिनका ब्लड सैंपल लिया गया था एज अ कंट्रोल, वो उस टाइम तो बीमार नहीं थे, लेकिन कुछ डेज़ बाद वो बीमार हो गए बिकॉज उस टाइम जो प्लाज्मोडियम था वो इंक्यूबेशन पीरियड में था, कि वो टाइम पीरियड जिसमें प्लाज्मोडियम एंटर तो हो गया था लेकिन अभी तक उसने कोई भी अपना सिम्टम मतलब बीमारी का कोई भी असरात जो है शो नहीं किए गए थे। वो बेसिकली पेशेंट्स थे, बट पता नहीं था तब तक कि वो पेशेंट्स हैं, तब तक वो बिल्कुल फिट थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो। ये हमने डिस्कस कर लिया कि सैंपल्स लिए गए, ब्लड सैंपल लिया गया, माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया गया, प्लाज्मोडियम नज़र आया, फिर ये बात सही साबित हुई। दिस रिजल्ट शोज दैट हाइपोथेसिस वाज फॉर्मुलेटेड वाज ट्रू।
इससे ये बात साबित हुई कि जो हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस बनाई गई कि मलेरिया इज़ ड्यू टू प्लाज्मोडियम कॉज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है, एक लिविंग बॉडी है, यूनिसेलुलर लिविंग बॉडी है जो ब्लड में मौजूद है पेशेंट्स के, वो ही वजह है मलेरिया की। ये बात सही साबित हो गई एक्सपेरिमेंट के बाद। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। द सेकेंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो हमें फेस करनी पड़ी साइंटिस्ट को, दैट वाज एल्बर्ट, इन्होंने काम किया ऑब्जर्वेशन ऑफ AFA किंग। ठीक है, हमारे पास जो है एल्बर्ट फ्रीमैन अफ्रीकन किंग थे, उन्होंने काम किया सेकंड प्रॉब्लम पे। वो जो सेकंड प्रॉब्लम है वो क्या पॉलिटिकल प्रॉब्लम आई, ये बात तो साबित हो गई कि यस मलेरिया इज़ ड्यू टू प्लाज्मोडियम, कि प्लाज्मोडियम एक लिविंग ऑर्गेनिज़म है, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज़म है। ये जो है ना बीमारी कॉज कर रही है, बीमारी की वजह है मलेरिया, जो बीमारी फैली हुई है उसकी वजह प्लाज्मोडियम है। अब एक और जो चीज़ साइंटिस्ट को परेशान कर रही थी, दैट वाज हाउ दिस प्लाज्मोडियम, ये जो यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज़म प्लाज्मोडियम है, ये कैसे एक लिविंग बॉडी में एंटर हो रहा है। ठीक है, अब दैट वाज द सेकंड प्रॉब्लम। अभी इसको सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, कैसे एक्सपेरिमेंट्स किए, क्या ऑब्जर्वेशंस थी उनकी, ये हम देखते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने ऑब्जर्वेशंस किया थी। मलेरिया वॉज कॉमन इन दोज पीपल्स स्लेप्ट आउटडोर लिव्ड नियर मार्शी एरियाज। ठीक है, उन्होंने किस बात पे गौर किया कि जो लोग जो बाहर सोते हैं, ठीक है, मतलब आउटडोर मतलब कमरों से बाहर सैन में ओपन एरिया में सोते हैं, उनको ये बीमारी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो अंदर कमरों में सोते हैं। फिर उन्होंने सेकेंड उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि जो मार्शी एरियाज़ हैं, जो कीचड़ जहाँ पे ज़्यादा है, जो पानी जहाँ पे तैर जाता है, ठीक है, जो बारिश के बाद जहाँ जहाँ जिन एरियाज़ में पानी तैर जाता है, या जो कच्ची आबादी है जहाँ पे कीचड़ बन जाता है बारिश के बाद, उन एरियाज़ में ये बीमारी मलेरिया ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू जो पक्के एरियाज़ हैं जहाँ पे कीचड़ नहीं है, कम है, पानी बारिश का पानी नहीं तैरता, ऐसे ओपन कंटेनर्स नहीं है जिसमें बारिश का पानी हो आसपास, तो उन एरियाज़ में मलेरिया इतना कॉमन नहीं है। और उन लोगों में ये ज़्यादा पाया जाता है जो कि कवर नहीं करते अपने आप को, नेट वगैरह यूज़ नहीं करते, मतलब मॉस्किटो नेट्स जो होते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करते, मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं करते, उन लोगों को ज़्यादा मलेरिया हो रहा है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो कि मच्छरदानी का इस्तेमाल करते हैं, उनको ये बीमारी नहीं हो रही। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने कहा, सबसे पहले उन्होंने जब ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करने शुरू किए, उन्होंने मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट्स किए। जब शुरू में देखा गया कि कीचड़ वाले एरिया में मलेरिया ज़्यादा हो रहा है, तो उन्होंने वॉलंटियरली एक साइंटिस्ट ने कहा, मुझे लगता है ये गंदे पानी से ही बीमारी हो रही है, जो कीचड़ वाला पानी है। तो उन्होंने कहा कि मैं ये पानी पी कर देखता हूँ कि क्या वाकई ये वजह है या नहीं। ठीक है, तो इस तरह के भी स्टेप्स उन्होंने लिए ताकि बीमारी का पता लगाया जा सके। जब कीचड़ वाला गंदा पानी पिया गया तो वो जो पेशेंट था, वॉलंटियर साइंटिस्ट था जिन्होंने खुद अपनी मर्ज़ी से ये काम किया, वो अफेक्ट नहीं हुआ, उसको मलेरिया नहीं हुआ। तो ये बात गलत साबित हो गई कि कीचड़ के पानी के पीने की वजह से तो नहीं हो रहा। जब इस पर फर्दर रिसर्च किया गया तो फिर पता चला कि ये कीचड़ का वाला पानी कैसे रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जब सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन के बाद मुख्तलिफ़ चीज़ें देखी कि आउटडोर सोने के लोगों को ज़्यादा हो रहा है, जो मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं करते उनको ज़्यादा है मलेरिया, जो लोग कीचड़ वाले एरिया में रहते हैं उनको ज़्यादा है। इन सब ऑब्जर्वेशंस के बाद साइंटिस्ट ने एक हाइपोथेसिस ड्राइव की कि मॉस्किटोज़ आर इन्वॉल्व्ड इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, कि मॉस्किटो जो मच्छर है वो मलेरिया को फैलाने में रिस्पॉन्सिबल है, मलेरिया को फैलाने की वजह जो है मच्छर है, क्योंकि मच्छरदानी का इस्तेमाल करने वाले लोगों को मलेरिया नहीं हो रहा था। जहाँ पे मच्छर ज़्यादा थे वहाँ पे लोगों को मलेरिया हो रहा था, जहाँ पे लोग मच्छर कम थे वहाँ पे मलेरिया नहीं हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद, पेशेंट से और एरिया को सर्वे करने के बाद, पेशेंट से बात करने के बाद, ये बात उन्होंने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि येस मॉस्किटो कैन बी द रीज़न, मॉस्किटो वजह हो सकती है इस बीमारी को फैलाने की।
ठीक है। इससे ये डिटेक्शन निकला, ये हाइपोथेसिस से ये बात उन्होंने निकाली, ड्राइव की कि इफ़ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन मॉस्किटोज शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर बॉडीज़, कि अगर वाकई में मॉस्किटो जो मच्छर है वो मलेरिया को फैला रहा है, और जैसे कि पहले ये बात साबित हो चुकी है कि प्लाज्मोडियम जो यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम है जो इंसानों में पाई जाती है, जो मलेरियल पेशेंट्स हैं उनके ब्लड में ये मौजूद है, तो इसका अगर मॉस्किटो ये बीमारी फैलाता है तो जो मॉस्किटोज़ हैं उनकी बॉडी में भी प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ठीक है। फिर एक्सपेरिमेंट्स हुए इस पर। रोनाल्ड रॉस, जब ये मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस हुई, हाइपोथेसिस आए सामने, अंदाजे लगाए गए कि मॉस्किटो ये वजह हो सकती है, तो रोनाल्ड रॉस ने एक्सपेरिमेंट किया, फीमेल मॉस्किटो गेट प्लाज्मोडियम फ्रॉम मलेरियल पेशेंट्स। ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम फ्रॉम पेशेंट टू हेल्दी वन इज़ कैरिड आउट बाय फीमेल। उन्होंने कहा कि जो फीमेल मॉस्किटोज़ हैं, जो एनोफिलीज़ मॉस्किटोज़ हैं जो इंसानों को बाइट करती हैं, उनका सिर्फ जो फीमेल मॉस्किटो है वो सिर्फ इंसानों को बाइट करता है। ठीक है। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न, ये हम डिस्कस करते हैं। ये देखें, वाई फीमेल एनोफिलीज गेट्स ब्लड एंड मेल डज नॉट। Male Anopheles does not suck blood, he gets food from the nectar of flowers, decomposed bodies, etc. And the female Anopheles sucks human blood to get red blood cells, protein which is needed for the maturation of her eggs. इसमें ये बात बताई गई है कि सिर्फ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज़, एनोफिलीज एक मॉस्किटो की किस्म है, ठीक है, मच्छरों की एक किस्म है जिसे एनोफिलीज मॉस्किटोज़ कहा जाता है। उनमें भी सिर्फ जो फीमेल वन है, जो फीमेल इनकी मॉस्किटो है, वो सिर्फ बाइट करती है इंसानों को, मेल नहीं बाइट करता। वाई? बिकॉज जो फीमेल मॉस्किटोज़ हैं उनको ब्लड, ह्यूमन ब्लड चाहिए होता है। ह्यूमन ब्लड वो किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि उनके जो एग्स हैं वो मैच्योर हो सकें। ठीक है। एग्स को ले करने से पहले जो फीमेल मॉस्किटोज़ एग ले करती हैं, वो उसको मैच्योर करने के लिए, उनको बड़ा करने के लिए, उन एग्स की ग्रोथ के लिए ह्यूमन ब्लड प्रोटीन की उनको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। ह्यूमन ब्लड से उनको जो प्रोटीन्स मिल रहे हैं वो उन एग्स को नरिश करने के लिए, मैच्योरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। जबकि जो मेल एनोफिली मॉस्किटो है, जो मेल पार्टनर है, वो सिर्फ फूड अपनी जो नरिशमेंट करता है, जो फूड है वो उसको फ्लावर नेक्टर से मिलते हैं, जो फूलों का जो रस वो पीते हैं मच्छर वगैरह, उससे ही अपने सारे न्यूट्रिएंट्स हासिल कर लेते हैं। एज मेल पार्टनर इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द नरिशमेंट ऑफ एग्स, सो उनको ह्यूमन ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो फीमेल्स हैं, जो फीमेल्स एनोफिलीज हैं, इनको अपने एग्स, जो उनकी बॉडी में एग्स डेवलप हो रहे होते हैं, उनको मैच्योर करने के लिए, उनको ग्रो करने के लिए, उनको बड़ा करने के लिए एग्स को उनको चाहिए ह्यूमन ब्लड। इसीलिए ये बात आप याद रखिएगा कि जो फीमेल मॉस्किटोज़ होती हैं वो सिर्फ बाइट करती हैं, मेल मॉस्किटोज़ हमें बाइट नहीं करते, बिकॉज दे डू नॉट नीड ह्यूमन ब्लड। ये देखिए, फिर जब एक्सपेरिमेंट किया गया, रोनाल्ड ने ये बात साबित की कि जब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ये एक इन्फेक्टेड इंसान है, ठीक है, इनको मलेरिया हुआ है और इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्लाज्मोडियम मौजूद है, तो कोई भी फीमेल एनोफिली मॉस्किटो जब ब्लड सक करने के लिए इसको बाइट करेगा, क्योंकि इसको इस वाले मॉस्किटो को ब्लड चाहिए, ह्यूमन ब्लड चाहिए अपने एग्स को नरिश करने के लिए, तो ये जो मलेरियल पेशेंट है जब वो उसको बाइट करेगा तो इसके जो मॉस्किटो है इसकी भी बॉडी में स्टमक में क्या आ जाएंगे, प्लाज्मोडियम इस मच्छर के, इस मॉस्किटो के स्टमक में डिवाइड होंगे और बहुत सारे प्लाज्मोडियम्स बन जाएंगे। अब ये जब स्लाइवा में आज स्टमक से ये सारे प्लाज्मोडियम स्लाइवा में आ जाएंगे और नेक्स्ट टाइम ये फिर से जब बाइट करेगा किसी नॉर्मल इंसान को, वो नॉर्मल इंसान जो मलेरिया से अफेक्टेड नहीं है, अब इस इंसान को उस मच्छर ने बाइट किया जिसकी बॉडी में बहुत सारे प्लाज्मोडियम डिवाइड हो चुके थे, तो ये जो मच्छर है अब वो इस इंसान को भी अफेक्ट करेगा, मतलब इसके इंसान में भी प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र करेगा, और जब इस इंसान में प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र हो जाएगा तो इसे भी मलेरिया हो जाएगा। ठीक है।
तो इस बात से क्या बात साबित होती है कि एक एनोफ्लीज जो फीमेल मॉस्किटो है, जब वो इंसान को एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करता है तो मलेरियल के पेशेंट के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे प्लाज्मोडियम्स मौजूद हैं, तो वो मच्छर में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, मच्छर के स्टमक में जाकर वो डिवाइड होंगे और बहुत सारे प्लाज्मोडियम्स बन जाएंगे, और वही मच्छर जिसकी बॉडी में ऑलरेडी प्लाज्मोडियम है वो मच्छर को अफेक्ट नहीं करेगा, मच्छर को में कोई बीमारी नहीं कॉज करेगा, बट वो मच्छर जब एक दूसरे इंसान को फिर से ब्लड सक करने के लिए बाइट करेगा तो वो प्लाज्मोडियम उस इंसान के अंदर ट्रांसफ़र कर लेगा। ठीक है, सो इट इज़ वेरी नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये बात साबित हो गई साइंटिस्ट की कि यस मलेरिया स्प्रेड, मलेरिया जो है वो फैलता है मॉस्किटो की वजह से। और से ये बात इधर इस बात से मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं और बताऊं कि जो पेशेंट्स हैं काइंडली उसकी बहुत ज़्यादा टेक केयर करें, उनको प्रॉपर नेट में रखना बहुत ज़रूरी है, मच्छरदानी में रखना ज़रूरी है। वैसे नॉर्मली सबको मच्छरदानी में मस्कीटो के बाइट से बचना चाहिए, लेकिन जो स्पेशली जो घर में पेशेंट है मलेरियल पेशेंट, उसके लिए मॉस्किटो नेट बहुत ज़रूरी है। वाई? बिकॉज के घर में बहुत सारे मच्छर होते हैं, जब वो पेशेंट को बाइट करेंगे तो वो पेशेंट से उन मच्छरों में प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र हो जाएगा, और वही मच्छर जब घर के बाकी मेंबर्स को बाइट करेंगे तो वो उनमें भी मलेरिया की कॉज करने वाला जो प्लाज्मोडियम है, मलेरिया कॉजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो ट्रांसफ़र कर देगा नॉर्मल लोगों में भी। तो इस तरह घर में मलेरिया, आसपास मलेरिया फैल सकता है। इसीलिए मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल करना फॉर पेशेंट्स एज वेल, इट इज़ वेरी कंपलसरी। ठीक है, फिर क्या हुआ कि ये एक्सपेरिमेंट्स हुए इन 1898 टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ मलेरिया। कंक्लूजन क्या निकला? इटालियन बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने फ़ीमेल जो मॉस्किटो थी उनको फ़ीमेल मॉस्किटोज़ को अलाउ किया कि वो मलेरियल पेशेंट्स को बाइट करे, और फिर मलेरियल पेशेंट्स को जब बाइट करने के बाद उन मॉस्किटोज़ को ऑब्ज़र्व किया गया तो पता चला कि यस उनके स्टमक में प्लाज्मोडियम मौजूद है, और कुछ मॉस्किटोज़ को छोड़ा गया कि ताकि वो नॉर्मल लोगों को बाइट करें, तो वो नॉर्मल जो लोग थे जिनको मलेरिया नहीं था उनको भी मलेरिया हो गया। तो इससे ये बात साबित होती है कि ये मलेरिया जो है मॉस्किटोज़ की वजह से स्प्रेड होता है। तो ये बात कंफर्म हो गई कि मलेरिया फीमेल एनोफ्लीज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम फ्रॉम पेशेंट टू हेल्दी पर्सन इन ह्यूमन बींग्स। फीमेल क्यूलिस ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम इन बर्ड्स। फिर एक क्यूलिक्स जो है एक और किस्म है मॉस्किटोज़ की जो बर्ड्स में प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र करता है। अभी ये बात प्रूव हो गई आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स कि यस मॉस्किटोज़ की वजह से जो है मलेरिया स्प्रेड होता है। अब how females anopheles suck the thick human blood and why this blood is not clotted in the mosquitoes food canal। ठीक है, कि एक जो मॉस्किटो है जब वो ह्यूमन ब्लड को सक करता है तो वो थिक ब्लड को कैसे सक कर सकता है, और वो ब्लड जो है कैसे क्लॉट्स नहीं, मतलब जम नहीं जाता ना। ब्लड क्लॉटिंग इज़ व्हाट कि वो ब्लड एकदम से जम जाता है। ठीक है, तो वो क्यों नहीं होता, ऐसी क्या वजह है कि वो फीमेल मॉस्किटो जो है आराम से हमारा ब्लड सक करती है, चूसती है। इसकी ये वजह है कि देयर आर 2 compounds in the saliva of mosquito. One compound dilutes the blood so it is easily sucked by the mosquito while other prevents the blood clotting in the food canal of mosquito। जब ये जो मॉस्किटोज़ होते हैं इनके स्लाइवा में इनकी जो थूक है, जो इनका जो स्लाइवा है उसमें 2 चीज़ें ऐसे 2 केमिकल्स हैं। एक तो वो ब्लड को पतला कर देती है, डाइल्यूट कर देती है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड है वो थोड़ा पतला हो जाता है उसमें एरिया में जहाँ पे वो मॉस्किटोज़ उसको सक कर रहे होते हैं, चूस रहे होते हैं। और दूसरा मॉस्किटोज़ के स्लाइवा में एक ऐसा केमिकल होता है जो ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता, ब्लड को जमने नहीं देता, वो ब्लड आराम से लिक्विड फॉर्म में उनके फूड कैनाल से पास होता है। तो ये स्लाइवा में मौजूद होता है। मॉस्किटोज़ के स्लाइवा में ये 2 केमिकल्स मौजूद होते हैं जिनकी वजह से वो आराम से हमारा ब्लड सक कर सकते हैं। जी, फिर क्या है? द एडीज़ मॉस्किटोज़ ट्रांसमिट डेंगू वायरस। अब आपको पता होना चाहिए कि एनोफ्लीज मॉस्किटोज़ एक किस्म की मॉस्किटो है, एक किस्म का मच्छर है जो मलेरिया को ट्रांसफ़र करता है, और एडीज़ मॉस्किटो एक और किस्म का मच्छर है जो कि डेंगू वायरस को ट्रांसफ़र करता है इंसानों में, वो भी इसी तरह है।
कि वो मच्छर डेंगू जिसे हम बोलते हैं ये डेंगू वाला मच्छर है, ठीक है। वो मच्छर क्या करता है, वो अफेक्टेड लोगों का जब ब्लड अफेक्ट्स जिनको डेंगू वायरस जिनमें है, जो मुतासिर है डेंगू वायरस से, उस इंसान का अगर ब्लड सक कर ले तो वो डेंगू वायरस इन मच्छर में ट्रांसफ़र होते हैं, और वही मच्छर जब एक और नॉर्मल इंसान को जो कि डेंगू वायरस से मुतासिर नहीं है उसको बाइट करता है, उसको काटता है, तो वो ट्रांसफ़र करता है ये वायरस बाकी लोगों में भी। मलेरिया के सिम्टम्स जो हम बार बार डिस्कस कर चुकी हैं कि मलेरिया के क्या क्या सिम्टम्स हैं, बार बार जो है ना फ़ीवर और बुखार होना और सर्दी लगना, नौजिया वॉमिटिंग होना, स्वेटिंग, बॉडी इचिंग, बॉडी में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है और वॉमिटिंग फ़ील होती है, उल्टी आती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, इंक्रीज रिस्पायरेटरी रेट एंड वीकनेस, सांस ले बहुत ज़ोर से पेशेंट सांस लेते हैं बिकॉज उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है। पता है ये सारी वजूहात, ये जो सांस लेने का प्रॉब्लम है वो क्यों है, क्योंकि ये जो प्लाज्मोडियम है ये जाके अटैक करता है हमारे रेड ब्लड सेल्स पर, और मलेरिया के दौरान जो मलेरिया बीमारी है उस दौरान आपके रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करती है, ठीक है। वो पूरी बॉडी में जब ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है तो रेड ब्लड सेल्स पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, हमारे लंग्स से ऑक्सीजन लेकर उसे पूरी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। तो जब ये हमारे रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, हमें ऑक्सीजन की नीड तो होती है बॉडी में, लेकिन रेड ब्लड सेल्स के कम होने की वजह से वो ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई टू सेल्स नहीं हो रहा होता, इसीलिए हम ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को इनहेल कर सके, और वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है इसमें, ठीक है। बुखार में एक तो आप जो है ना, जब आपका बॉडी टेम्परेचर राइज़ होता है, बुखार क्यों होता है, क्योंकि कोई भी लिविंग बॉडी बाहर से कोई प्लाज्मोडियम एंटर हो चुका है। एक लिविंग बॉडी है, एक ऐसी चीज़ है जिसको हमारी बॉडी नहीं पहचानती, वो बाहर से की चीज़ है। प्लाज्मोडियम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर। सो इसके ख़िलाफ़ जब इम्यून सिस्टम फाइट करना शुरू करता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, तो वो सबसे पहले बॉडी का टेम्परेचर राइज़ करता है ताकि उस हाई टेम्परेचर में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ना कर पाए। उसके बाद उसके अगेंस्ट वाइट ब्लड सेल्स वो चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं। तो एक टेम्परेचर जब राइज़ हो जाता है, उस हाई टेम्परेचर पे हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो प्रॉपर्ली काम नहीं करते। तो जब आप खाना खाते हो बीमारी में, बुखार में, तो वो हज़म नहीं होती और वो आप वॉमिट कर देते हो, ये वजह होती है। इसीलिए जब भी कोई हाई फीवर हो, बुखार वगैरह हो, तो हमेशा में लाइट डाइट लेनी चाहिए, हल्की फुल्की ग़िज़ा लेनी चाहिए, जैसे खिचड़ी, केला वगैरह, जो कि आसानी से हज़म हो सके। जब हम हैवी चीज़ें खाते हैं, गोश्त, रोटी वगैरह, बुखार में वो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रॉपर्ली काम नहीं करते, तो वो रिफ्लेक्स हो जाता है, वॉमिट कर देते हैं हम, ठीक है। और दूसरी वजह जैसे कि जिसमें है हमारे पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज़ हो जाता है, तो स्वेटिंग इसलिए होती है ताकि बॉडी ऑटोमेटिकली उस टेम्परेचर को कम करने के लिए स्वेटिंग का प्रोसेस करता है। अंदर की हीट, पानी जो होता है हमारी बॉडी में, जो पानी होता है वो अंदर का हीट एब्जॉर्ब करता है, और जब स्वेटिंग के फॉर्म में वो बाहर आता है पानी, तो वो हीट भी बाहर लेकर आता है, ठीक है। तो ये वजह होती है कि ये सारे सिम्टम्स हैं मलेरिया के। तो इसमें क्या करना चाहिए कि बुखार के दौरान हमें हल्की ग़िज़ा लेनी चाहिए, और जब टेम्परेचर हो तो पट्टियाँ वगैरह करनी चाहिए, पानी इंटेक ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि स्वेटिंग का प्रोसेस हो रहा है, तो उसको भी क्योर करने के लिए हमें पानी का ज़्यादा इंटेक ज़्यादा होना चाहिए हमारा, थोड़े थोड़े वक्फे पे पानी पीना चाहिए, और बुखार को उतारने मतलब बुखार को ज़्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए। बच्चों को सिरप वगैरह देना चाहिए, और या फिर पट्टियाँ वगैरह करनी चाहिए ताकि उनका बुखार ना बढ़े। उसके अलावा हल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि नौज़िया और वॉमिटिंग से बचा जा सके, क्योंकि बॉडी उस टेम्परेचर में डाइजेशन का प्रोसेस स्लो है, इसीलिए हल्की ग़िज़ा लेनी चाहिए ताकि प्रॉपर डाइजेशन हो सके। ये देखें, ये पिक्चर्स हैं, ये एडिस मॉस्किटो है जो डेंगू वायरस ट्रांसफ़र कर रहा है, एनोफिलीस मॉस्किटो जो मलेरिया, ह्यूमन्स में मलेरिया कॉज करता है, क्यूलेक्स जो बर्ड्स में एनोफिलीस जो प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र कर रहा है इन ह्यूमन बींग्स, और क्यूलेक्स जो है वो एक ऐसा, देखें शेप्स में और कलर वगैरह में भी डिफरेंस है।
ये जो है बर्ड में प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र करता है. That was in our today's lecture. ठीक है, we discuss about that how malaria, the cause of malaria was find out, which kind of disease malaria is, and what are the symptoms of malaria, and which living organism is responsible for the spread of malaria. कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो मलेरिया कॉज कर रहा है, इससे कैसे बचा जा सकता है, और अगर पेशेंट्स हैं वो मुतासर हो गए हैं तो उनका कैसे ख्याल रखा जा सकता है. आई होप इट वॉज ईजी एंड you all people get what I taught you today. Thank you so much.